नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी यूपी 61 पर। जैसा कि हम जानते हैं कि इस एपिसोड में हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। और पिछले 3 क्लासों में हमने 3 वीडियोज़ में हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में अध्ययन किया है। हिंदी भाषा से संबंधित स्वरों का विभाजन, इसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण हमने देख रहा। और देखने के बाद अगर हम देखें तो वहाँ पर हमने पिछले एपिसोड में पिछले एपिसोड जो था हमारा स्पर्श व्यंजन के ऊपर था, व्यंजन का वर्गीकरण और स्पर्श व्यंजन के बारे में। और अगला जो हमारा पार्ट होगा ये वर्णमाला का चौथा पार्ट होगा। वर्णमाला का चौथा पार्ट होगा। अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन पार्ट को देखने के बाद अगर इस चौथे पार्ट को देखेंगे तो इसमें और ज़्यादा आनंद आएगा आपको। और देर न करते हुए हम देखते हैं, जैसे वहाँ पर हमने स्पर्श व्यंजन को देखा, स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान को देखा, अच्छे तरीके से समझा, ट्रिक के माध्यम से भी हम देखे। और यहाँ से अगर देखें तो वर्णमाला का जो पार्ट 4 होगा, चौथा पार्ट होगा, इसमें हम लोग अंतःस्थ व्यंजन, इसके बाद उष्म व्यंजन, इसके बाद संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और यहाँ से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। और इस स्पर्श व्यंजन में एक आते हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? किन वर्णों को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है? अर्थात वे वर्ण, वे व्यंजन जिनको देखें तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हों और उनको उच्चरित करने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, थोड़ा सा कठिनाई से उच्चरित हों, उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो 4 व्यंजन आते हैं इसके अंतर्गत, च, छ, ज और झ। च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है? तो च, छ, ज, झ। किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं स्पर्श संघर्षी? तो च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। च वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आगे चलते हैं हम अपने व्यंजन के अगले वर्गीकरण की तरफ। तो अगर हम देखें व्यंजन का जो अगला वर्ण है, इस वर्ण व्यवस्था को अगर देखें हम तो इसको हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। और इसी को स्वर तथा व्यंजन के बीच की ध्वनि भी कहते हैं। स्वर तथा व्यंजन के बीच की ध्वनि कहते हैं। स्वर तथा व्यंजन के बीच की ध्वनि किन वर्णों को कहा जाता है? तो अंतःस्थ व्यंजन को कहा जाता है। अर्धस्वर किसे कहा जाता है? तो अंतःस्थ व्यंजन को कहा जाता है। अगर यहाँ से हम देखें साथियों तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो य, र, ल, व। ये 4 वर्ण हमारे अंतःस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। अंतःस्थ, और इन्हें क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अर्धस्वर कहते हैं। जैसे देखें अर्धस्वर, अर्धस्वर क्यों कहते हैं? तो जैसे देखें यहाँ से हम अगर थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहें तो य का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। र का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या होता है साथी? मूर्धा। ल का होता है दंत। व का क्या होता है? दंत और ओष्ठ दोनों होता है। दंत और ओष्ठ दोनों होता है। बोल करके आप देख सकते हैं य, र, ल, व।
दांत से ओष्ठ स्पर्श करता है पूरा, जैसे प में हम देखते थे पूरा चपक करके पकड़ता था, यहाँ पर व में नहीं पकड़ पाता है। और दांत और ओष्ठ जो होता है अपने में रगड़ करता है, थोड़ा सा समझेंगे तो। अर्थात व का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो दंत और ओष्ठ दोनों होता है। अब देखें तो यह जो होता है तालु से उच्चरित होता है, र जो है मूर्धा से उच्चरित होता है, ल दंत से उच्चरित होता है। और यहाँ से देखें तो जो च वर्ग के वर्ण हैं, च वर्ग के वर्ण हैं, ये वर्ण च वर्ग के चा छा ज झइया, च छ ज झ और इया, ये भी तालु से उच्चरित होते हैं। कहाँ से उच्चरित होते हैं? च वर्ग के वर्ण तालु से। तो यह को क्यों नहीं रख दिया गया च वर्ग के अंतर्गत? क्योंकि यह भी तो भैया तालु से ही उच्चरित होता है ना, तो इसको भी रख देना चाहिए था च वर्ग के अंतर्गत। इसका मुख्य कारण है कि जो यह है देखें और जो च है, च बोलेंगे तो जो हमारा तालु है, तालु को अच्छे तरीके से स्पर्श करता है। च छ च बोलिएगा पूरा चपक के पकड़ेगा, आपका च पूरा स्पर्श करेगा अच्छी तरीके से। छ ज झ य, जो जीवा है आपकी तालु को अच्छे से स्पर्श करती है। और य को बोलेगा य, लगेगा कि शर्मिंदगी के साथ स्पर्श कर रहा है, लजाई लजाई के स्पर्श करेगा। य जीवा आधा स्पर्श करेगी आधा नहीं करेगी, अर्थात आधा स्पर्श करता है आधा स्पर्श नहीं करता है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। अर्थात जैसे हम स्वरों का भी उच्चारण स्थान देखेंगे वहाँ पर समझेंगे, एक बार सभी वर्णों का उच्चारण स्थान देख लिया जाएगा एक वीडियो में, तो वहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से स्वर हैं, कहाँ कहाँ से उच्चरित होते हैं। तो वहाँ से ई पढ़ेंगे, छोटी ई और बड़ी ई, तो ए भी स्पर्श करते हैं हमारे तालु से। और ये स्वर हैं तो स्वरों का अलग विभाजन है, व्यंजन का अलग है, और ये तालु से उच्चरित होते हैं। च वर्ग के व्यंजन भी तालु से उच्चरित होते हैं, यह भी तालु से उच्चरित होता है। लेकिन जो छोटी ई और बड़ी ई के साथ अगर देखें तो च वर्ग के जो वर्ण हैं अच्छे से स्पर्श करते हैं, और यह जो होता है अच्छे से स्पर्श नहीं करता है, थोड़ा सा स्पर्श करेगा। बोल कर देखिएगा, यह जिह्वा तालु को स्पर्श करती है क्या? नहीं करती है ना, अच्छे से नहीं स्पर्श करती। अर्थात यह जो है इसको हम किसके अंतर रख देते हैं? किसके अंतर्गत? अर्धस्वर के अंतर्गत। इसी प्रकार से देखें तो जो र है, र कहाँ से उच्चरित होता है? मूर्धा से। और ये भी इसी प्रकार से उच्चरित होता है, ल भी उसी प्रकार से होता है, और वह भी कहाँ से उच्चरित होता है? यहीं से उच्चरित होता है। ऐसे देखें तो वह ओष्ठ को भी स्पर्श करता है, दांत को ना तो अच्छे से दांत को ही स्पर्श करता है, ना ही अच्छे से ओष्ठ को स्पर्श करता है, दोनों को स्पर्श करता है। इसलिए इसको कहाँ रख दिया गया? अर्धस्वर की श्रेणी में रख दिया गया, क्योंकि यह आधा स्पर्श करता है आधा स्पर्श नहीं करता है, थोड़ा सा स्पर्श करता है, लजा लजा के स्पर्श करता है। छूने में कोई देखेंगे तो टच करेगा तो पूरा चाप के पकड़ लेगा, अगर कोई योगा देखेंगे तो शर्मिंदगी के साथ टच करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें तो इनको अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्लियर है? अब आगे बढ़ा जाए। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर तथा व्यंजन के बीच की ध्वनि कहते हैं। स्वर तथा व्यंजन के बीच की ध्वनि। अगर देखें तो यहाँ पर जो अर्धस्वर हैं, अर्धस्वर कहीं कहीं आपको अपवाद में मिलेंगे, कहीं दिया रहता है अर्धस्वर की संख्या 4, कहीं दिया रहता है अर्धस्वर की संख्या 2। अर्धस्वर की संख्या कितनी? 4, अर्धस्वर की संख्या 2। और यहाँ से देखें तो अगर ऑप्शन में हमें अर्धस्वर की संख्या 4 दिया है तो 4 को ही लगाएंगे। अर्धस्वर की संख्या कितनी भाई? तो 4 को ही हम लगाएंगे। अगर 2 दिया है 4 नहीं दिया है तो 2 को लगाएंगे, अगर 4 दिया है तो 4 को लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। इसे हम क्या कहते हैं? एक और नाम देते हैं, स्वर तथा व्यंजन के बीच की ध्वनि। स्वर तथा व्यंजन के बीच की ध्वनि किस ध्वनि को कहा जाता है या किस अक्षर को कहा जाता है? तो अंतःस्थ व्यंजनों को ही स्वर तथा व्यंजन के बीच ध्वनि कहते हैं। आगे चलते हैं। अगर पूरा इसको समझें तो बहुत ज़्यादा कुछ मायने भी नहीं निकलेगा और बहुत लंबी वीडियो भी होगी, इस वजह से थोड़ा सा बहुत याद रख लेंगे। स्वर तथा व्यंजन के बीच की ध्वनि किसे कहते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन को कहते हैं, या र ल व को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके उच्चारण स्थान भी हमने देख लिया। आगे चलते हैं। अगला व्यंजन जो है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन तीसरा कौन सा भाई? ऊष्म व्यंजन। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वहाँ पर देख लीजिएगा, वर्णमाला का पार्ट 3, वहाँ पर हमने ऊष्म व्यंजन के बारे में बताया है कि ऊष्म व्यंजन को और किन किन व्यंजनों के नाम से जाना जाता है, ऊष्म व्यंजन को किस किस नाम से जाना जाता है।
आप पिछले वीडियो को जाकर देख लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। उसमें व्यंजन के अंतर्गत देखें तो कुल 4 व्यंजन आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन में भी 4 व्यंजन आते हैं। अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी है अगर आपसे पूछ ले तो 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। भाई कौन कौन से होते हैं? तो सा, श, ख, श, ह, स, ख, श। बचपन में हम इसे बड़ा स कहते थे, इसे मूर्धा स, इसे छोटा स, इसे ह कहते थे। लेकिन अब हम बड़े हो गए तो इसको बड़ा स नहीं कहेंगे। जब छोटे थे तब इसको बड़ा स कहते थे, लेकिन अब बड़े हो गए भाई तो इसको बड़ा स कहाँ कहेंगे? अब हमसे बड़ा थोड़ा ही ना है, तो इसका हम नाम रख देते हैं। ये जहाँ से उच्चरित होता है इसका उच्चारण स्थान के नाम पर रख दिया जाता है इसका नाम। इसको कहा जाता है तालव्य स। कौन सा स भैया? तालव्य स। अर्थात ये जो तालव्य स है कहाँ से उच्चरित होता है? तालु से उच्चरित होता है। तालु से उच्चरित होने के कारण इसे क्या कह दिया जाता है भाई? तालव्य स कह दिया जाता है। इसके बाद अगला जो है मूर्धा स, इसको क्या कहते हैं? इसको तो बचपन से ही जानते हैं भाई, क्या कहते हैं? मूर्धा स कहते हैं। अर्थात इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसके बाद छोटका स जो था, और वे भी भाई इसको भी सम्मान देना आवश्यक है ना, तो इसका नाम रख देते हैं। इसका नाम क्या होता है? दंत स। कौन सा? दंती सा या दंत सा। अर्थात जो बड़का सा है इसको तालव्य सा कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान का भी कहाँ से उच्चरित होता है? तालु से। मूर्धा स कहाँ से उच्चरित होता है? मूर्धा से। छोटका स कहाँ से उच्चरित होता है? दंत से। और ह कहाँ से उच्चरित होता है भाई? तो ह जो है एक कंठ से उच्चरित होता है। कहाँ से उच्चरित होता है? कंठ से। कहाँ से भैया? कंठ से उच्चरित होता है। ठीक है। इसके बाद ह के बारे में, र के बारे में और इनके उपनाम हैं, उन उपनामों को अलग से देख लिया जाएगा एक साथ। और यहाँ से देखो उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी भाई? 4। कौन कौन से? श, ख, श, ह। इसे ही संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, इसे ही अल्पीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? और इनके उपनाम क्या है देख लीजिएगा। संघर्षी व्यंजन, अल्पीय व्यंजन। किस व्यंजन को कहते हैं भाई? तो संघर्षी व्यंजन या अल्पीय व्यंजन या उसमें व्यंजन, इन्हीं के नाम है। श, ख, श, ह को ही उसमें व्यंजन भी कहते हैं, इसी को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, इसी को अल्पीय व्यंजन भी कहते हैं। वाह रे पसीना, मज़ा आ गया जब नज़र से मिलाई, मज़ा आ गया। ठीक है। तो यहाँ से कोई दिक्कत आपको? उसमें व्यंजन की संख्या 4। उसमें व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से उष्मा निकलती है। क्या निकलती है भैया? श, रगड़ होता है और उष्मा निकलती है। श, श, स, ह, श, ख, श, ह। और यहाँ से देखेंगे तो उच्चारण स्थान अलग अलग हैं, और हम बोलते हैं अपने आम भाषा में तो सभी तीनों प्रकार के जो सा एक ही प्रकार से बोल देते हैं, एक ही नदी धारा में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो बड़का स का उच्चारण स्थान तालु, मूर्धा स का उच्चारण स्थान मूर्धा, दंत, और छोटा स का उच्चारण स्थान कहाँ भी? दंत है। और ह का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। आगे चलते हैं। उसमें व्यंजन क्यों कहते हैं भैया? उष्मा निकलती है। संघर्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि बोलते समय थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसी को अल्पीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ ले अल्पीय व्यंजन किसे कहते हैं, और ऑप्शन में दे दे आपका र, म, न, ह, तो इसमें से कौन सा अल्पीय व्यंजन होगा भैया? हम जानते हैं कि उसमें व्यंजन को ही अल्पीय व्यंजन कहा जाता है, तो घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है। डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है। ठीक है ना? हाँ, अच्छी बात है, ठीक है, रहना चाहिए भैया। अगला देखें तो जो हमारा चौथा विभाजन होता है इसको हम क्या कहते हैं भैया? संयुक्त व्यंजन। किस नाम से जानते हैं? संयुक्त व्यंजन, या इसी को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क्या? संयुक्ताक्षर, या इसी को एक और नाम दे दिया जाता है संयुक्ताक्षर को ही, या क्या कहते हैं भैया? इसको मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं भाई साहब? मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। मिश्रित व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या भी कितनी होती है भैया? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं भैया? तो हम जानते हैं छत्री छ,
त्रौवा त, त्रिशूल त्र, त्र, ज्ञ ज्ञानी ज्ञ, और श्रीमान वाला श्र। ठीक है श्रीमान जी जी। तो छ, त्र, ज्ञ और श्र ये कैसे स्वर हैं भाई? संयुक्त स्वर हैं, या इन्हीं को संयुक्त अक्षर कहा जाता है, या इन्हीं को मिश्रित व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ, संयुक्त अक्षर अर्थात संयुक्त अक्षर का मतलब वह अक्षर जो मिलकर के बना हो। मिश्रित व्यंजन का मतलब जो व्यंजन मिल करके बना हो, अर्थात जो छ है, त्र है, ज्ञ है, श्र है, एक किसी न किसी व्यंजन की सहायता से, दो व्यंजनों की सहायता से मिलकर के बने हैं। ऐसे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों की सहायता से मिलकर के बना हो, क्या कहते हैं भाई? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं छ किस व्यंजन से मिलकर के बना है भाई? तो छ आधा क और मूर्धा श, आधा क और मूर्धा स के मिलने से क्या बना है? छ बना है। इसके बाद त्र कैसे बना भैया? तो आधा त और र के मिलने से त्र बना है। और ज्ञ किससे मिलकर के बना है भैया? तो ज धन य, आधा ज और य से मिलकर के क्या बना है? ज्ञ बना है। श्र कैसे बना है? तो आधा बड़का श, आधा तालव्य श, और र के मिलने से क्या बना है? श्र बना है। अगर हिंदी के कीबोर्ड में आप टाइप करना चाहें छ, तो आधा क करेंगे टाइप और फिर इसके बाद मूर्धा स करेंगे तो क्या होगा? छ बनेगा आपका। अगर त्र टाइप करना है तो आधा त और र टाइप करेंगे तो क्या बनेगा भैया? त्र बनेगा। ज और य, आधा ज और य टाइप करेंगे तो क्या बनेगा? ज्ञ बनेगा। और आधा तालव्य स और र टाइप करेंगे तो क्या होगा? श्र बनेगा। इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर या मिश्रित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। कोई समस्या? अगर समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट करेंगे आप तो अगले वीडियोज में हम आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन अवश्य देंगे। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन आपको समझ में आया होगा। अल्पीय व्यंजन किसे कहते हैं, मिश्रित व्यंजन किसे कहते हैं, तमाम प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में छप गए होंगे। और एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स बनाएंगे तो और मज़ा आ जाएगा आपको, और मज़े से पढ़ेंगे तो और मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी भैया, मज़ा है, मज़ा बहो। अगला जो है जिसको हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या भैया? एक अगला व्यंजन है जिसे हम क्या कहते हैं? पांचवा रूप जो है द्विगुण, या इसी को कहा जाता है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, और इसी को कहा जाता है उत्सृप्य, या इसी को एक और नाम दिया जाता है ताड़नजात, ताड़नजात व्यंजन। ठीक है भाई? द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, या इसी को एक और नाम देते हैं उत्सृप्य व्यंजन, या इसी को एक और नाम देते हैं ताड़नजात व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है भाई साहब? तो इनकी संख्या 2 होती है भैया। कितनी कितनी मेरे भाई? 2। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी? द्विगुण को ही उत्क्षिप्त कहते हैं, और इसी को उत्सृप्य कहते हैं, इसी को ताड़नजात कहते हैं। देखिएगा, उत्क्षिप्त और उत्सृप्य 2 नाम आए हैं। अर्थात देखें तो जो उत्क्षिप्त है ये तद्भव है। कैसा भैया? तद्भव शब्द है, और इसी का तत्सम जो है उत्सृप्य है। एक क्या है? तत्सम है। अगर आपसे पूछ ले उत्क्षिप्त शब्द का तत्सम क्या होगा, तो क्या होगा भैया? उत्सृप्य होगा। अब ट्रिक पढ़े होंगे, जहाँ पर छत्री छ वो तत्सम है, लेकिन यहाँ पर छत्री छ वाला क्या है भैया? तद्भव है कि नहीं है ना? तो कुछ अपवाद भी मिलते हैं आपके नियमों के। तो यहाँ पर उत्क्षिप्त का तत्सम क्या होगा? उत्सृप्य होगा। कोई समस्या नहीं ना? जी हाँ। अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं भैया। कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो एक होता है पढ़ाई वाला। पढ़ाई, जैसे बचपन में हम क्या करते थे भैया? लड़ाई करते थे। लड़ाई वाला ड़ और पढ़ाई वाला ढ। ठीक है ना? जैसे हमारी सरकार भैया पकौड़ा बनाने के लिए करे ना। अगर ड़ ना हो तो पकौड़ा कैसे बनाएंगे? ढ ना हो तो पढ़ाई कैसे करेंगे? बचपन में खूब करते थे लड़ाई, अब करते हैं पढ़ाई। अर्थात पढ़ाई वाला ड़ और लड़ाई वाला ड़ और पढ़ाई वाला ढ, ये दोनों क्या हैं? तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण। अर्थात देखें तो ये किसका रूप है? डलिया ड का, और ये ढ का रूप है। ड और ढ का ही रूप रूपांतरित करके बना दिया गया ड़ और ढ।
ठीक है, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, या इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, इसी को श्रीप्य व्यंजन कहते हैं, इसी को ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। और कोशिश करते होंगे आपसे, यदि वीडियो अच्छा लगे तो भैया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा आपका प्रयास जो है हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन देता है। अगर आप थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो हम और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों के लिए प्रतिदिन ऐसे ही मैटर प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही सहायक होंगे। और शेयर कर दीजिए ना, शेयर करने में क्या है। हाँ, और जा कहाँ रहे हैं भैया, पढ़िए, आपके बगल वाला आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, देखिए ना। हाँ, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ते रहिए, कोई और विषय पढ़िए ना, क्या दिक्कत है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद, अपना सहयोग बनाए रखें।